जय माता दी दोस्तों, मैं रोहित कुमार तिवारी अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग गणित पेडागॉजी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डिस्कशन करेंगे, जो वन लाइनर होंगे, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसके पहले हमने गणित पेडागॉजी से संबंधित एक प्लेलिस्ट आपके लिए बनाकर रख दी है, और तो आप वहां से जाकर गणित पेडागॉजी से जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। हम इसी तरह के नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल प्लेलिस्ट पर जाकर अन्य सभी विषयों से संबंधित वीडियो भी देख सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पेडागॉजी, मैथ पेडागॉजी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में सीधे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि रेखा गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। रेखा गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है, इसे आगमन विधि बोला जाता है, जो रेखा गणित के स्टडी के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। और आगमन विधि के अंतर्गत आप उदाहरण से नियम की ओर गति करते हो, अर्थात यह एक अन्वेषण विधि होती है। इस विधि में बच्चे के तर्क शक्ति का विकास होता है, अर्थात उसमें सोचने की क्षमता का विकास होता है और नई नई चीज़ों को अपने से करके सीखता है। इसलिए आगमन विधि बेस्ट विधि मानी जाती है। ठीक है। और कौन सी विधि में छात्र अधिक सक्रिय होते हैं तथा उनके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, उस विधि का आपको नाम बताना है। कौन सी विधि में छात्र अधिक सक्रिय होते हैं, अधिक एक्टिव रहते हैं, उनके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, उस विधि का नाम प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि में छात्र जो हैं अधिक सक्रिय रहते हैं एवं उनके द्वारा नवीन नवीन तत्वों की खोज की जाती है, प्रयोग किए जाते हैं, प्रैक्टिकल किए जाते हैं। यह सब प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन है, दस गीतिका गणित के ग्रंथ के लेखक कौन है। तो दस गीतिका जो गणित का ग्रंथ है, इसके लेखक आर्यभट्ट जी को बोला जाता है। आर्यभट्ट जी ने दस गीतिका नामक गणित का ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि संश्लेषण विधि। ठीक है। तो गणित विषयों के पाठ्य पुस्तक विधि किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। जो गणित विषय की पाठ्य पुस्तक है, अर्थात जिस पुस्तक को पढ़कर आप गणित सीखते हो, वह किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है, उस विधि का नाम बताना है। तो वह जो है आपके संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है, अर्थात छोटे छोटे कथन, तथ्य, परिभाषाएं या फिर नियम, इन सबको इकट्ठा करके संकलित कर दिया जाता है, इसे ही संश्लेषण विधि बोलते हैं। और सारे जो पाठ्य पुस्तक होती है आपके, हर एक चैप्टर रहते हैं, आपने देखा होगा एलजेब्रा भी रहता है और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री भी, ज्योमेट्री भी और समीकरण भी, मतलब हर एक पोर्शन आपको इकट्ठा किया जाता है जिससे आप हर तरह के क्वेश्चन सीख पाओ और हर फील्ड के क्वेश्चन सीख पाओ और आपके दिमाग का भी विकास हो, आपकी तार्किक शक्ति की क्षमता बढ़े और सोचने की क्षमता का भी विकास हो जाए। ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य विषय है। विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। विद्यालय में जो गणित शिक्षा दी जाती है उसका मुख्य उद्देश्य या मेन एम या फिर गोल क्या होता है। तो बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना ही गणित शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है। बच्चों की सोच को गणितीयकरण करना, अर्थात उसमें बच्चों की सोच या फिर तर्क शक्ति को बढ़ाना ही गणित की पढ़ाने का मेन उद्देश्य होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका गणित पढ़ने में मन ही नहीं लगता, इसीलिए चाहे मन लगे आपका चाहे नहीं, मतलब हमेशा गणित तो पढ़ना ही चाहिए। गणित बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, तो जिससे में आपका इंटरेस्ट भी बना रहता है और आपको कैलकुलेशन करने की क्षमता भी बढ़ती है और आपका जो तर्क शक्ति है इसका भी पता चलता है कि आप किसी भी चीज़ को कितना गहराई तक सोच सकते हैं। रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया था। रेखा गणित को व्यवस्थित रूप अर्थात संकलित किसने किया था, व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया था। तो ब्रह्मगुप्त जी जो थे प्रमुख गणितज्ञ थे, इन्होंने रेखा गणित को व्यवस्थित रूप प्रदान किया था। आगे देख लेते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए कौन सा प्रयोग उपयुक्त होता है। प्राथमिक कक्षा जो होती है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों को गिनती सिखाने के लिए, अर्थात 1 2 3 4 या फिर 1 का 1, 2 नहीं 2 3 को 3, इस तरह करके इसके गिनती सिखाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हो, इसे आप लोग
अगर कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो अबेकस बोला जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसे अबेकस नाम से जानते हैं। और पहला गणना यंत्र भी अबेकस नाम से ही बनाया गया था कंप्यूटर में, आप लोग को याद होगा। और प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व होता है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का क्या महत्व होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है? तो यह एक व्यवहारिक होती है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व एक व्यवहारिक होता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि स्कूल शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य होता है। स्कूली जो शिक्षा होती है इसमें गणित का क्या मुख्य लक्ष्य होता है? इसमें गणित का मुख्य लक्ष्य होता है कि बच्चों के विचार प्रतिक्रिया का गणितीकरण करना ही स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य होता है, मेन एम होता है, या फिर मेन उद्देश्य होता है, या फिर मेन गोल होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि करिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? करिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो यह NCERT नहीं, NCERT द्वारा प्रकाशित किया गया। इसके द्वारा NCERT द्वारा करिकुलम फॉर 10 ईयर प्रकाशित किया गया था। अब आगे बात कर लेते हैं कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यह किसने कहा था? गणित शिक्षा का मेन उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। आपकी सोच को बढ़ाना है, तर्क शक्ति को तर्कसंगत बनाना है और नई नई चीज़ों को सोचने की क्षमता का विकास करना है। किसने कहा था? यह डटन ने बताया था। अर्थात वह ताकत देने जिससे आप मजबूत बन सको, आपका दिमाग जो है स्ट्रांग बन सके। और बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। कि किसने कहा था? बहुत सारी आप गणित तो जानते हो, बस गणित जानने के बजाय यह जानना बहुत उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। किसका कथन था? डेविड व्हीलर ने यह बताया था कि बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक जरूरी है कि गणितीकरण इसका अर्थात उपयोग में कैसा लाया जाए, रियल लाइफ में इसको कैसे दूसरों के सामने व्यक्त किया जाए। तो किसने बताया था? डेविड व्हीलर ने बताया था। और गणित ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय से होता है, किस विषय में होता है? गणितीय ज्ञान का प्रमुख उपयोग आप लोग किस विषय में करते हो? यह विज्ञान में किया जाता है। अर्थात गणित जो है विज्ञान का एक अभिन्न अंग होता है। अगर गणित विषय को हटा दिया जाए विज्ञान से तो विज्ञान एक अपंग की तरह, क्योंकि क्या आप फिजिक्स को बिना गणित के पढ़ा सकते हो क्या? विदाउट नहीं, मतलब बिना कैलकुलेशन के कोई भी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए गणित जो है विज्ञान विषय का एक महत्वपूर्ण या फिर अभिन्न अंग बोला जाता है। ठीक है, और इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है? इकाई उपागम जो है वह किस गणितज्ञ से संबंधित है? तो यह मॉरिसन से संबंधित है। किससे? मॉरिसन से संबंधित है इकाई उपागम। इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है? तो यह मॉरिसन से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो छात्र गणित नहीं समझते वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते। यह किसका कथन है? मतलब जो छात्र गणित नहीं समझते, जिनकी गणित के प्रति समझ एक भी नहीं है, वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते, अर्थात उनकी विद्यालय में एंट्री नहीं हो सकती, स्कूल में एंट्री नहीं हो सकती। यह प्लेटो जी का कथन था। इन्होंने बताया था कि अगर आप गणित के प्रति समझ नहीं रखते हो तो आप विद्यालय में प्रवेश नहीं पा सकते। प्लेटो जी का कथन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा, गणित शिक्षण विधि में किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है, उस विधि का नाम बताना है आपको। तो संश्लेषण विधि द्वारा, गणित शिक्षण की संश्लेषण विधि द्वारा कमजोर छात्रों को, अर्थात जो छात्र वीक होते हैं, जिनकी गणित क्षेत्र में अच्छी पकड़ नहीं होती, जिनका कैलकुलेशन पावर अच्छा नहीं होता, तो किसी भी संख्या को गुणा भाग या जोड़ घटाना करने में जिनकी स्पीड अच्छी नहीं होती, उनको कमज़ोर छात्रों को लाभ प्रदान करने वाली विधि है संश्लेषण विधि है। और गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि होती है? तो संश्लेषण विधि जो होती है गणित शिक्षण की तार्किक प्रतिपादन की विधि बोली जाती है। आगे बात कर लेते हैं कि किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है? किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान जो होता है वह परमानेंट होता है, अर्थात स्थायी होता है। उस विधि का आपको नाम बताना है। तो कौन सी विधि है? विश्लेषण विधि द्वारा अर्जित ज्ञान जो है आपका स्थायी होता है, अर्थात परमानेंट होता है।
आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिरूपता की भावना उत्पन्न होती है। ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास जागृत होता है एवं आत्मनियंत्रण की भावना उत्पन्न होती है? वह आगमन विधि द्वारा गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिरूपता की भावना उत्पन्न होती है। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है? यह किसका कथन है कि एक शिक्षक जो होता है ना, वह शिक्षण उपकरणों के माध्यम से मतलब अर्थात इंस्ट्रूमेंट का प्रैक्टिकल करवाकर बच्चों के सामने शिक्षण को स्थायी मतलब एक परमानेंट रूप से और रोचक बना देता है, अर्थात इंटरेस्टिंग बना देता है, जिससे बच्चों का मन जो है पढ़ने में लगा रहता है। तो यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन मेकन और रबाइस द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? मेकन और राबिस द्वारा दिया गया था। तो इस तरह करके हमने आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए। आपके पेपर में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।